राम राम गजब यार। जेडी समथिंग सर आपको 108। जय श्री राम, जय श्री, सत श्री अकाल। ओके ओके, सत श्री अकाल, जय श्री राम। ओके, वेरी गुड। ओके, अरे कनेक्ट हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। हाँ 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 हाँ। अरे वाह, वो तो एकदम से आए बहुत सारे वाला वाला। हाँ, बहुत सारे हैं भाई एक साथ। अचानक से बाढ़ आ गई भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया। वेलकम 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 माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम। बहुत सारे चल रहे हैं, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ इतना सारा। जल्दी जल्दी। प्रणाम, नमस्ते, ऑल रिवाइज बुक्स। अरे बाप रे बाप, बुक लगाना शुरू कर दें। यस 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 यस। अब देखो, तुमको क्या करना है। होमवर्क। आपको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की शीट दे रखी है बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर शीट, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक 1 से पहले आप 20 कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्लास होमवर्क, ठीक है मेरे बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास का अपना होमवर्क आपके सामने लिख दिया है। आज के बाद आप इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके सर, प्लीज क्या है, N1 वाले N3 का एसएस दे दो यार। ये बेटा, ये मेरे हाथ में नहीं रहे यार, ठीक है ना। ओके, अब देखो मेरे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कुछ थ्योरी कवर की थी मेरे प्यारे बच्चों। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब अपन आगे चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि जब आप आए इस क्लास में तो जो लास्ट क्लास में पढ़ा तो थोड़ा रिवाइज करके आए, ठीक है ना बेटा। अब देखो आराम आराम से, ये तो होमवर्क हो गया। क्वेश्चन बैंक, ओके, 1 से 20 ध्यान रखना, आराम से हो जाएंगे, घबराना मत। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसमें द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसको आप खुद सॉल्व करो, फटाफट शुरू करो, ट्राई करो, ठीक है। आंसर लाओ। अभी बैच परचेज किया है, बैकलॉग के लिए क्या करें सर? मेरे बच्चे, बैकलॉग के लिए आपको पुराने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी ना मेरे लाल। आहा, आंसर ए भी आ रहे हैं, बी भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो मेरे बच्चों, अब इसका आंसर डी आना चाहिए था, लोगों के आंसर गलत आए हैं। अधिकतर लोगों ने आंसर ए दिया, गलत बात। आराम से देखो ऐसा क्यों हुआ है। रेडियस का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। अब इसमें द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू 1 हो गया और एन का वैल्यू भी आपने 1 लिया है, तो इसका मतलब आर आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है मेरे बच्चों। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस में जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 1 बाय 1 सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। कि जैसे देखो He प्लस लोगे मेरे बच्चों, तो He प्लस में क्या हो जाएगा बेटा आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ए ऑप्शन R 0.529, हालांकि एग्जाम में आप ओरली कैलकुलेट कर पाएंगे, एन स्क्वायर बाई जेड, तो ये आ गया 0.529 इंटू 2। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया मेरे बच्चों, ठीक है। ऐसे करके सारे ऑप्शन चेक करेंगे आप। लिथियम आयन में देखिए एन स्क्वायर बाई जेड, इसके लिए जेड का वैल्यू 3 है मेरे बच्चों, तो ये 0.529 4/3 हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया, ए ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन चेक करो, सी ऑप्शन में अगर आप चेक करोगे तो ये भी गलत क्यों है, क्योंकि आर इज इक्वल टू यहां देखोगे तो 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। अब बचा डी, तो डी ऑप्शन को जब आप चेक करोगे तो आर 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, इसके लिए
HHELIBE, जेड का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 4, तो ये 4, तो ये आ गया 0.529। तो हमारा आंसर इसमें आएगा मेरे बच्चों डी आंसर मैच कर रहा है। तो काफी बच्चों ने जो है, ठीक है ना, काफी बच्चों ने जो है आंसर गलत दिया, ए आंसर। कुछ एक बच्चों ने डी आंसर भी दिया, कईयों ने आंसर ए और भी देखा, उन्हें कहा आ गया। ऐसे नहीं आता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। आपने अधिकतर लोगों ने गलत आंसर लिखा, कुछ बच्चों ने सही भी लिखा है ना। हाँ ये ठीक है, एक बच्चे ने बोला थोड़ा टाइम दो, हाँ टाइम दे देंगे बेटा, ये बात मान ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम इजी था। ऐसे प्रॉब्लम आपको शीट में मिलेंगे, मेरी बुक में भी मिलेंगे। कुछ बच्चे P2 के पूछ रहे हैं मोल कैसे करें। आपको मोल कॉन्सेप्ट के जो लेक्चर हैं वो इस पर अपलोड कर दिए होंगे, आप चेक करना है ना। मेरे मोल कॉन्सेप्ट के P1 के लेक्चर आपको अपलोड हो गए होंगे, तो आप उनको आराम से शुरू से देखिएगा, आराम से कवर हो जाए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अरे यार कितना प्यारा बच्चा है, नमस्ते सर, पुष्पेंदु। ओ खुश रहे मेरे बच्चे। सर जेड की वैल्यू 4 क्यों है? हे भगवान, आरती देवी पूछ रही हैं कि बी प्लस के लिए जेड की वैल्यू 4 क्यों है। अरे 4 क्यों है नहीं, होती है। H हाइड्रोजन, फिर He प्लस, फिर Li2 प्लस, फिर Be3 प्लस। बेटा पीरियड टेबल पढ़नी पड़ेगी, कभी पीरियड टेबल नहीं देखा क्या? Z की वैल्यू 1 2, हाय और अब्बा। ये फैक्ट पर तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे काम चले। अरे जो होता है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, ये पढ़ना याद करना पड़ेगा। HHELIBBCNOF याद करने पड़ेंगे। सर आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर इजीली। बहुत अच्छी बात है भाई साहब। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रॉब्लम देखो। इफ रेडियस ऑफ सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट, बोहर एटम, ध्यान रखना मेरे बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि बोहर एटम एक ही एटम है जिसका नाम है हाइड्रोजन एटम। मैं याद दिलाता हूं मेरे बच्चों, मैंने आपसे यह कहा था कि जो हाइड्रोजन एटम है इसमें जेड का वैल्यू 1 होता है, लेकिन जो अदर आयन से मेरे प्यारे बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब नील्स बोर मॉडल पढ़ते हो, नील्स बोर मॉडल इज आइडियली एप्लीकेबल फॉर यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो एटम एक ही है, बाकी सारे आयन है मेरे बच्चों। He प्लस आयन, Li2 प्लस आयन, B3 प्लस आयन, B4 प्लस आयन, सब आयन है। तो एग्जाम में जैसे ही बोहर एटम लिखा हो मिलेगा तब समझ जाना जेड की वैल्यू 1, ठीक है। इन्होंने सेकंड स्टेशनरी स्टेट की रेडियस को उठाकर आर दे रखा है मेरे बच्चों, आर दे रखा है। फिर ये बोलते हैं रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी, इन टर्म्स ऑफ आर निकालना है। तो इसको पेशेंस से सॉल्व करना पड़ेगा मेरे बच्चों। तो इसको अपन पेशेंस से सॉल्व करेंगे। सर कैसे मेरे बच्चों? देखो आर जिसको ये बोल रहे हैं उसकी बात कर लेता हूं मैं। ये आर किसको बोल रहे हैं बेटा? 0.529 एन स्क्वायर सेकेंड ऑर्बिट, एन स्क्वायर बाई जेड। तो ये 0.529 इंटू 4, ये इसको आर बोल रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चों। अब ये बोलते हैं कि हमें रेडियस थर्ड ऑर्बिट की निकालो। थर्ड ऑर्बिट की जो रेडियस है, मान लो अगर वो R3 है, विल बी इन टर्म्स ऑफ आर बताना है। तो आराम से देखिए 0.529 एन स्क्वायर क्या लोगे बेटा? 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 1। आप बोलोगे यस सर। अब ये आंसर नहीं है मेरे बच्चों। ये आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि आपसे आंसर आर की टर्म में मांगा गया है। तो आप क्या करोगे? 0.529 इसको इजी लैंग्वेज में 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड कर लो मेरे बच्चों। 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर लो। उसका फायदा क्या मिलेगा बेटा? ये वैल्यू गौर से देखो, आपका ये वैल्यू गौर से देखो मेरे बच्चों, आर के बराबर हो गया। तो R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? कैपिटल R इंटू 9/4। दिस इज अवर आंसर। 9/4 को सॉल्व करोगे तो बेटा 2.25 R आएगा। तो ये प्रॉब्लम हल्के से ट्रिकी प्रॉब्लम है, इजी फंडामेंटल प्रॉब्लम है, मैच करने चाहिए, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया,
ठीक है, तो आप आराम से इस प्रॉब्लम को इस तरीके से कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना 0.529 यहां पर एक कांस्टेंट रहेगा, उसको आप के मानोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, जैसा भी करना हो आराम से कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है इसमें, है ना। तो ये प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, जेई मेन में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जेई मेन में। सर बोहर एटम मीनिंग एक बार एक्सप्लेन कर दो प्लीज, काय को टॉफी दे पहले। एक बच्चा बोला त्रिजल, सर बोहर एटम मीनिंग एक बार क्लियर कर दो। बोहर एटम मेरे बच्चे, नील्स बोर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, लिख लो तुम तो, ठीक है। बोहर मॉडल आगे भी आएगा मेरे बच्चों, एप्लीकेबल फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इजी लैंग्वेज में इनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, एटम आयंस हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है मेरे बच्चे। अब चॉकलेट दे मेरे को, दोबारा बताने की चॉकलेट दो। नील्स बोर मॉडल उन्हीं पे लगेगा जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है केवल, तो एटम तो केवल एक ऐसा एक ही होता है, उसका नाम है हाइड्रोजन एटम। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, लेकिन जहां He में जाओगे इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक बाहर निकालो, तो He प्लस, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, दो बाहर निकालो, Li2 प्लस, Be3 प्लस, फिर B4 प्लस, फिर C5 प्लस, समझ रहे हो। ऐसे करते करते आगे तक बढ़ते जाना, दुकान खोल लो ऐसे तो फिर चाहो। तो मेरे बच्चे सब आयन है, इनको बोलते हैं कैटायन, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आयन बोल दो। तो हाइड्रोजन एटम एक ही है बस जो एटम है, बाकी सब कैटायन है, आयन बोल सकते हैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, ठीक है। क्या है सर, क्या आइडियल गैस करवाओगे? अरे आइडियल गैस तो भाई मेरे भाई आगे पढ़ेंगे जाकर, ठीक है। आइडियल गैस जो है वो तो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, आइडियल रियल गैस जब चैप्टर का नाम होगा गैस स्टेट, ठीक है। ओके चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आइए। अब देखिए मेरे बच्चों, द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 8.464 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। बहुत बढ़िया। आर इज इक्वल टू, हमें यहां पर मेरे बच्चों मालूम नहीं है कि ऑर्बिट कौन सा है, ये दे रखा है 8 पॉइंट, यहां पे मालूम नहीं है एन क्या है, 8.464 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको तुम किसके बराबर कर सकते हो? एन निकालने के लिए तुमको आना चाहिए, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में बेटा Z का वैल्यू 1 होगा, तो इसको आप ऐसे लिख लेना 0.529 एन स्क्वायर। ये अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप अगली क्लास में सॉल्व करके लाओगे, तो अभी मैं इलस्ट्रेशन की तरह करा रहा हूं प्रॉब्लम को, ठीक है। तो एन स्क्वायर बाई Z, अब एन तो मालूम ही नहीं है बेटा, Z की वैल्यू 1, ये एंगस्ट्रॉम में है, इसको आप क्या करोगे इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इस तरीके से करना पड़ेगा। यूनिट्स का ध्यान रखो मेरे बच्चों, ये आपको दे रखा था जिसमें मुझे एन का वैल्यू मालूम नहीं है, मैंने 0.529 एन स्क्वायर बाई Z एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट किया बेटा, यहां से आपको एन सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप इस फॉर्मूले से एन को सॉल्व करोगे बेटा, एंगस्ट्रॉम को या मीटर में कन्वर्ट कर लेना 10⁻⁻10, तो ये एन की वैल्यू 4 आएगी। अब मैंने यहां लिख दिया है, तो आपको इस सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, आराम से देख लेना मेरे बच्चे। और एन की वैल्यू 4 आ गई, तो जो बच्चे रिवीजन करते हैं उनको मालूम है एंगुलर मोमेंटम होता है, जो फिजिक्स में पढ़ोगे आप अभी आगे जाकर, अभी तो डायरेक्ट याद करना है आपको कि एंगुलर मोमेंटम mvr होता है। ये किसके बराबर होगा मेरे बच्चों? NH/2π। तो n की वैल्यू बेटा 4, h/2π, फाइनल आंसर इज 2h/π। चेक करो कौन सा मैच कर रहा है, 2h/π, C इज योर करेक्ट आंसर। तो इसको इलस्ट्रेशन की तरह लें कि हम जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो यूनिट्स का ध्यान रख रहे हैं, क्या है, यूनिट्स का ध्यान रख रहे हैं, ये आराम आराम से सॉल्व हो जाएंगे। जो भी बच्चे रिवीजन करते हैं उनको ऐसा लगेगा कि यार ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए हलवे की तरह है, सिंसियर बच्चों के लिए, है ना। जो बच्चे लेक्चर सुनते हैं, रिवीजन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उनको लगेगा कि यस वी कैन इजीली क्रैक जेई मैन। ये जेई मैन तो छोड़ो, क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आ सकता है,
ऑफ कोर्स जेई एडवांस में इजी क्वेश्चन माना जाएगा, लेकिन जेई एडवांस तक में आने के लायक क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, आराम से देख लें मेरे बच्चों। ये देखो, अब कई बच्चे बहुत कमजोर हैं फंडामेंटली। देखो, वो एक बच्चा बोल रहा है इसमें 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई क्यों किया। देखो ये हाल है हमारी क्लास के अंदर, समझ रहे हैं आप। तो ये प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन के अंदर, समझ रहे हो, बच्चों की सिंसिटिविटी बहुत पुअर साइड पर है। आप देखो, अब उसको ये मालूम नहीं है कि ये जो दे रखा है वो मीटर में है, और तुमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है यहां तक वो एंगस्ट्राम में था। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वन जो एंगस्ट्राम है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब क्लास में कई बच्चों को ये भी नहीं मालूम होता है, बताओ तो कैसे काम चलेगा, बताओ। नहीं सर, रेडॉक्स 11th में होगा, 12th में, 12th में पढ़ाएंगे रेडॉक्स, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ वेरी गुड, एक बच्चे ने लिखा है, बहुत बढ़िया, कि सर उन्होंने एंगस्ट्राम को मीटर में कन्वर्ट कर। एक बच्चा बोल रहा है सर 0.529 को 0.53 लिख लेंगे। अरे लिख ले भाई, एग्जाम में जैसे ऑप्शन हो आंसर के उसके हिसाब से कर लो, राउंड फिगर में कन्वर्ट कर ले भाई, क्यों परेशान हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है बेस्ट कॉलेज फॉर कंप्यूटर साइंस है, बहुत बढ़िया। अरे भैया पहले उस लायक बनो, पहले 2 साल लगाओ, फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। देखिए, calculate potential energy of lithium ion when electron present in m shell of Li2 plus। m shell का मतलब मेरे बच्चों पहले से KLM, n का वैल्यू 3, Li2 प्लस Z का वैल्यू 3, क्यों, He Li2 प्लस, ठीक है, तो Z का वैल्यू 3। अब तुम्हें एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा बेटा, -13.6 Z² अपॉन N² EV पर एटम, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहां एनर्जी, जिसको हम टोटल एनर्जी भी बोलते हैं या सिंपल E लिखते हैं, -13.6 Z² अपॉन N², ये आपस में कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चों, तो ये आएगा -13.6 EV पर एटम, ठीक है। अब ये टोटल एनर्जी है मेरे बच्चों। मैंने पूछा पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको सिखाया था मैंने, पोटेंशियल एनर्जी डबल होता है मेरे बच्चों टोटल एनर्जी का। तो 2 इंटू -13.6 मीन्स -27.2 EV पर एटम, है ना। मैंने इनके सॉल्यूशन टाइप्ड भी लिखे हैं, ताकि जिसको जो अच्छा लगे, हाथ से लिख रहा हूं वो अच्छा लगे, किसी को टाइप्ड अच्छा लगे, जो भी लिखो अपने हिसाब से कर लेना, जो आपको बेटर लगता हो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें तुमने लास्ट क्लास में सीखा था मेरे बच्चों, के काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, साइन का फर्क होता है। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का जस्ट डबल होता है मेरे बच्चों, ये पढ़ा हुआ है हमने लास्ट क्लास में, ठीक है, तो उससे कर लीजिए, ओके। तो ये लीजिए, आराम से लिख लीजिए, लिख लीजिएगा, बाद में लीजिए, PDF फाइल दे रहा हूं मैं आजकल, आपको दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एक बच्चा बोल रहा है सर आज क्या प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगी, नहीं, थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ी देर में। आ जाइए नेक्स्ट, रेडियस रेशियो निकालना है मेरे बच्चों, M शेल ऑफ He प्लस, ठीक है, K शेल ऑफ Li2 प्लस, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन में पहले लिख के रख लो, KLMN, N का वैल्यू 3, He प्लस Z का वैल्यू 2, बहुत बढ़िया। KLMN, L का वैल्यू 1, Li2 प्लस Z का वैल्यू 3, ठीक है मेरे बच्चों। क्योंकि रेडियस का रेशियो पूछा गया है, उसकी वजह से R1/R2 सीधा सीधा N1² अपॉन Z1 इंटू Z2 अपॉन N2² हो जाएगा, कॉमन सेंस। वाई, बिकॉज जो कांस्टेंट वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो कैंसिल हो जाएगी, यही तो होता है रेडियस।
तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी इजी लगेंगे, बहुत ज्यादा इजी लगेंगे, बस केयरफुली सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 3² डिवाइड बाय 2, और क्या है मेरे लाल, Z2 3 डिवाइड बाय 1², तो कितना हो गया बेटा ये हो गया 9 इंटू 3 27, 27 डिवाइड बाय 2 13.5 आंसर आएगा। ठीक है ना। तो ये मेरे बच्चों अभी हम बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम पे अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, आराम आराम से। उनसे क्या होता है, जेई मेन का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब हम जेई मेन निकाल लेंगे। फिर जब जेई मेन का आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो मैं आपका कॉन्फिडेंस खराब कर दूंगा। जब आप हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करेंगे शीट के अंदर, तब आपको लगेगा हे भगवान, सर ने तो बाजी पलट दी। तो वो प्रॉब्लम मुझे ही सॉल्व करने पड़ते हैं लगभग, वो आप सब जानते हैं। ऐसा हमने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर लाइव देखा हुआ है। तो पहले बेस बना लें, पहले फॉर्मूले बना लें, समझ लें उनको, फॉर्मूले हमने देख लिए हैं, उनको अप्लाई करने की कोशिश करें, कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, यूनिट्स का ध्यान रखें, फिर जाके अपना, मैंने क्या बोला था मोल में, बिल्डिंग अपॉन सॉलिड फाउंडेशन, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ाई पे आते हैं वापस। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, मैंने पहले ही बोला हुआ है। सो डोंट वरी, आप क्लास में केवल सुनिए, कंसंट्रेट करिए, और तुरंत क्लास के बाद आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो आप अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए, क्या आपको उसमें कंसिडर करना है, क्या छोटा मोटा पार्ट आप छोड़ सकते हैं, वो आप देख लीजिए। एनर्जी, लास्ट क्लास में एनर्जी का एक फॉर्मूला आया था मेरे बच्चों, -2π² m e⁴ k² अपॉन h² z² अपॉन n²। इसके कांस्टेंट्स की वैल्यू को हमने रख दिया था लास्ट क्लास में मेरे बच्चों। लास्ट क्लास में फॉर्मूले कांस्टेंट भी अपने रख दिए थे। तो इन सारे कांस्टेंट को मिलाकर हमने एक फॉर्मूला बनाया था लास्ट क्लास में, E इज इक्वल टू -13.6 z² अपॉन n² eV पर एटम। और मैंने ये कहा था कि इसको आगे जूल में कन्वर्ट करने के लिए रटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुमको ऑलरेडी याद है 1 eV, 1 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मेरे बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो आप अगर इसको कभी भी इसमें यूज कर लेंगे तो ये फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, केवल आपको यूनिट का कन्वर्जन अगर याद हो तो एग्जाम में वैसे भी निकल जाएगा। तो इसलिए जरूर नहीं है कि इसको याद करने के बाद इसको भी आप रटें। यार एसी बहुत ठंडा कर रहा है, एक मिनट टेम्परेचर बढ़ा दूं, मेरे खोपड़ी पे चल रहा है एसी, है ना। ठीक है मेरे बच्चों। तो ये जो एनर्जी का फॉर्मूला आपने याद किया, इसमें 13.6 जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसके ग्रेट साइंटिस्ट थे, रिडबर्ग नाम था उनका। उनके ऑनर में रिडबर्ग कांस्टेंट को दो तरीके से चैप्टर में यूज किया जाता है, एक एनर्जी की टर्म में और एक वेव नंबर की टर्म में। मतलब उनकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होती है, यहां पर वो ईवी में या जूल में होगी। क्या मतलब है, समझाता हूं आराम से देखो। तुमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला देखा, अब बेटे 13.6 को यहां पर ऐसे लिखा हुआ, E इज इक्वल टू -RH z² अपॉन n², ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, वेयर RH इज रिडबर्ग कांस्टेंट। तो इसकी जो वैल्यू मेरे बच्चों 13.6 EV बोल लो, या यहां पर आप इसको RH लिख दें। RH का मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो है, या तो आप 13.6 EV बोलो मेरे बच्चों, या फिर इसकी वैल्यू को आप 2.18 × 10⁻18 जूल बोलो। तो जो यहां लिखा हुआ है उसी को एक कांस्टेंट का नाम दिया गया और उसका नाम था रिडबर्ग कांस्टेंट। ये बहुत पॉपुलर नहीं है क्योंकि एनर्जी की टर्म में है, ज्यादा पॉपुलर आपका सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स में भी आगे जाकर आएगा। तो आज यहां से जब थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं, तो लास्ट क्लास में आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बस आज नई बात क्या ऐड हुई है कि हमने ये 13.6 EV है उसको उठाकर एक नया कांस्टेंट RH बोला है, या यहां से आप देखेंगे तो इस कांस्टेंट को उठाकर मैंने RH बोला है। तो RH मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 13.6 EV होती है, या उसको आप जूल में कन्वर्ट करके याद कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा था उसको RH की टर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं।
तो यहां जो 13.6 eV था वो वास्तव में आपकी वैल्यू मानी जाती है रिडबर्ग कांस्टेंट के इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेरे बच्चों। एनर्जी ट्रांजिशन। हम जब एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर करते हैं सर, फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, हाइड्रोजन एटम में जेड का वैल्यू 1 होता है, आप बोलोगे यस सर। न्यूक्लियस के बाहर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो जब आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो मान लो ये एन का वैल्यू 1, ठीक है सर। फिर एन का वैल्यू 2, तो ये एन का वैल्यू 2 आ गया मेरे बच्चों। फिर एन का वैल्यू 3 बोलो आप, सपोज करो, तो एन का वैल्यू 3 सर, तो एन का वैल्यू 3 भी आ जाएगा सर। ठीक है, फिर एन का वैल्यू ऐसे 4 भी ले सकते हैं आप। तो अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों, हम ये सीखेंगे कि एन का वैल्यू 1 2, ये एन का वैल्यू 3 और ये एन का वैल्यू 4। ठीक है, अब देखिए, एन का वैल्यू जब 1 होता है उसको आपने एक जमाने में के शेल बोला था, इसको एल, इसको एम और इसको एन शेल बोलते हैं। अदर लैंग्वेज में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट बोलते हैं मेरे बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन को कभी भी अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेजना चाहते हैं, तो ये मैंने बेसिक्स पहले ही कवर किए थे कि डेल्टा ई प्लस माइनस हो सकता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को लोअर जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी वो देखो आप आराम से। मान लीजिए यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस इलेक्ट्रॉन को आप अगर 1 से 2 में प्रमोट करना चाहते हैं तो किस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को आपको इसको सप्लाई करना पड़ेगा, उसी की बात कर रहे हैं कि सर वो एनर्जी क्या होगी। तो यहां ये रेडिएशन है कोई, या फोटोन बोल लीजिएगा। लाइट के केस में हम रेडिएशन को फोटोन बोलते हैं सर। तो ये इलेक्ट्रॉन जब 1 से 2 में ट्रांसफर होगा मेरे बच्चों, तो इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग आएगी। 2 से 3 में एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग आएगी, और 3 से 4 में एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग आएगी। कॉन्जिक्यूटिव शेल, अगर आप किसी शेल में इलेक्ट्रॉन का कंसिडरेशन कर रहे हैं, उसके जस्ट आगे वाले शेल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कॉन्जिक्यूटिव शेल टू अनदर। तो आपको बहुत बेसिक लेवल की चीज समझ में आनी चाहिए कि न्यूक्लियस के साथ में इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा ग्राउंड स्टेट में होता है, 1 स्टेट में। 1 से 2 में जब इसको आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो अट्रैक्शन सबसे ज्यादा न्यूक्लियस का किसके साथ में, इलेक्ट्रॉन के साथ में। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फर्स्ट ऑर्बिट और के शेल, 1 से 2 में ट्रांसफर करोगे तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 से 3 में ट्रांसफर करने की एनर्जी अब कम लगेगी मेरे बच्चों। कम क्यों लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से थोड़ा दूर चला गया है। नाउ इन दिस केस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन इज लेस विद इट्स न्यूक्लियस। तो अब आपको 2 से 3 में ट्रांसफर करने में एनर्जी कम लगेगी। फिर 3 से 4 में आपको और भी कम लगेगी, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, इसको फर्दर और हायर स्टेट में प्रमोट करने में आपको एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अट्रैक्शन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में कम होता जा रहा है। तो अब हम देखिए डेल्टा ई फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बात कर रहे हैं मेरे बच्चों। हाइड्रोजन एटम में जेड का वैल्यू 1 होता है, तो आप अगर डेल्टा ई सामने देखो मेरे बच्चों, 1 से 2 में जा रहे हैं, तो 1 से 2 का मतलब है E2 माइनस E1। अगर भूल गए हो तो याद दिलाऊं कि जो E2 है ये निकलेगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, माइनस E1 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। तो इसको हमने लास्ट क्लास में पहले ही सॉल्व कर लिया था कि E2 की वैल्यू ये रही, E1 की वैल्यू ये रही। इसको सॉल्व करोगे तो 10.2 EV एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन को
जब आप 1 से 2 में ट्रांसफर करेंगे तो आपको 10.2 ईवी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जेई मैन में आपसे पूछ सकते हैं कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम हाउ मच एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन फॉर इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट excited state, or you can say k shell to l shell, or you can say first orbit to second orbit, है ना। अब सिमिलरली 1 से 2 का आपने निकाल लिया तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे, फॉर्मूले एनर्जी की वही है। अब 2 से 3 में जाओगे तो आपको E3 माइनस E2 करना पड़ेगा बेटा, E3 माइनस E2। ये E3 की वैल्यू भूल जाएं तो फॉर्मूला लगाएं, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो ये लगा दीजिएगा, तो ये 1.9 आएगा इस बार, फिर ये 0.66, आप अप्लाई करते जाओ। तो आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर तो होता नहीं है, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 में ट्रांसफर करने के लिए आप एनर्जी कितना दोगे, वो डेल्टा ई से निकलेगा। डेल्टा ई 1 से 2 लिखा हुआ है, तो लास्ट क्लास में जो बच्चे पढ़कर आते हैं उनको बहुत आसान लगेगा कि आप 1 से 2 में जा रहे हैं तो डेल्टा ई क्या होता है, हमेशा ई फाइनल माइनस इनिशियल, तो E2 माइनस E1। E2 अगर भूल गए हो, लास्ट क्लास में निकाला था अपन ने, सेकेंड शेल में एनर्जी का लेवल, फिर भी भूल गए बच्चे, तो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, माइनस E1 की जगह 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम है तो डिफरेंस आ रहा है मेरे बच्चों 10.2 ईवी। लेकिन अगर अब आपका इलेक्ट्रॉन आपने 1 से 2 में ट्रांसफर कर दिया, अब अगर आप इसको 2 से, अब इसको आप अगर 2 से 3 में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी इस बार कम लगेगी, कम लगेगी मेरे बच्चों। तो E3 माइनस E2, ये E3 माइनस E2 कम, काफी कम हो गई। अगली बार 3 से 4 में ट्रांजिशन की एनर्जी और भी कम लगेगी। ऐसा क्यों, लॉजिक समझाया मैंने आपको, रीजन बताया। समझदार बच्चे एक बार में पिक करते हैं, बाकी लोग बोलते दोबारा बता दो सर, ये हुआ है वो हो गया, वो पढ़ते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, रिवीजन करते ही नहीं हो। तो बहुत सीधी सी बात है कि न्यूक्लियस से दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो अब अट्रैक्शन का लेवल उसे कम होता जा रहा है विद न्यूक्लियस। तो नाउ वेरी इजी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज एक्साइड स्टेट टू अनदर एक्साइड स्टेट। जितना न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करोगे आप किसी n की वैल्यू से, 1 से 2 में ज्यादा एनर्जी लगेगी, 2 से 3 में और कम, 3 से 4 में और कम। क्यों, अट्रैक्शन का लेवल कम होता जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पहले कंपैरिजन में इजी हो गया है। सो मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल की बात करें तो कॉन्जिक्यूटिव लेवल पर जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो कॉन्जिक्यूटिव शेल एनर्जी ट्रांसफर में सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी 1 से 2 में लगेगी। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से। मैं 1 से 4 नहीं बात कर रहा हूं, मैं 1 से 5 बात नहीं कर रहा हूं। तो इसको बोलते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन शेल टू अनदर कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी शेल। ढंग से सुनना होता है, कई बच्चे टाइप करने में बिजी रहते हैं, सुनते तो है नहीं ढंग से। मैंने ये सिखाया था कि ऑनलाइन क्लासेस में जो बच्चा सबसे कम लिखेगा और ध्यान से सुनेगा उसका लेवल तेजी से बढ़ेगा, और जो टाइप करने में रह जाएंगे वो सुनते रहे नहीं ढंग से। जबकि कई बार कई टीचर 2 बार रिपीट कर चुके थे इस चीज को, तो वो सुनते ही नहीं ढंग से, तो वो वैसे ही रह जाते हैं, बस वो टाइप ही करते रह जाते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको इस एनर्जी की रेडिएशंस देने पड़ेंगे जिनको एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन लोअर जी स्टेट से हायर जी स्टेट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो हम यहां पर एक कैलकुलेशन कर रहे थे कि एनर्जी का क्या लेवल, रेडिएशन किस एनर्जी का प्रोवाइड करें जिसको लेकर जिसको एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन लोअर जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में प्रमोट हो जाए। समझे, तो जैसे यहां देख रहे हैं आप, तो अब इसको 2 से 3 में अलग रेडिएशन देना पड़ेगा, 3 से 4 में कुछ और रिक्वायरमेंट होगी, तो वो सारी कैलकुलेशन यहां से होती है। सो ऑन इंक्रीजिंग शेल नंबर एनर्जी गैप आपका कॉन्जिक्यूटिव शेल के बीच में कम होता जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये बात आएगी मेरे बच्चों, फाइन। आगे चलें।
तो यहां सीधा सीधा न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन से इसका रिलेशन है। हम क्या निकाल रहे हैं? टोटल एनर्जी। ध्यान रखना, क्या निकाल रहे हैं? टोटल एनर्जी, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना होता है एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में। ठीक, और आगे बढ़ो मेरे बच्चों। और मान लीजिए किसी बच्चे ने अगर इलेक्ट्रॉन को उठाकर वन से, फर्स्ट एनर्जी शेल से इनफाइनाइट पे फेंक दिया, तो इसका मतलब होता है आपने इलेक्ट्रॉन को, जो हाइड्रोजन एटम था ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट का मतलब है उसमें एन की वैल्यू 1 है मेरे बच्चों। एन का वैल्यू क्या है? 1 है। तो आप कभी भी हाइड्रोजन के एटम को, हाइड्रोजन का एक एटम लिया ग्राउंड स्टेट में और उसके इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल के फेंक दोगे तो इसी का नाम आगे जाकर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी बाद में लिखाऊंगा डेफिनेशन वगैरह। कभी भी इलेक्ट्रॉन को हम हाइड्रोजन एटम के अंदर जो ग्राउंड स्टेट में है उसको अगर न्यूक्लियस के फैट से दूर ले जाएं, इनफाइनाइट तक ले जाएं, तो उसका न्यूक्लियस में अट्रैक्शन 0 हो जाएगा। तो यहां जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। आपने उस एटम को आयोनाइज कर दिया, वो कैटायन में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो एनर्जी है आयोनाइजेशन एनर्जी, वो हाइड्रोजन एटम के लिए 13.6 ईवी पर एटम आएगी। कैसे निकलेगी बेटा? ई डेल्टा ई कहां से कहां, मतलब आप जा रहे हैं 1 से इंफिनिटी, या इसको ऐसे बोलना चाहिए कि आप 1 से इनफाइनाइट पे जा रहे हैं। तो इनफाइनाइट आपका फाइनल है, ई इनफाइनाइट, जहां पर अट्रैक्शन का जो लेवल है, किसका बेटा? अट्रैक्शन का जो लेवल है वो 0 हो गया। ई इंफिनिटी माइनस E1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 ईवी। तो इजी लैंग्वेज में हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है उसको अगर आप 1 से उठाकर सीधे इनफाइनाइट पे डाल देंगे तो आपको मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, वो है 13.6। इसका नाम आगे जाकर हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अभी फिजिकल में भी आगे जाके पढ़ेंगे। नहीं पढ़ा है तो अब सुन लीजिएगा, आगे जाके दोबारा आएगा, डेफिनेशन लिखवाएंगे। अभी तो ये बता रहे हैं कि 1 से इलेक्ट्रॉन को सीधा इनफाइनाइट पे ले जाएं। उस सिचुएशन में आप सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है वो आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इफेक्ट से बाहर चला गया है मेरे बच्चों। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़े मेरे बच्चे। अब देखिए रिडबर्ग इक्वेशन, कई बच्चों को बहुत सारी चीजें पता होती हैं, जबरदस्ती टाइप कर रहे होते हैं, है ना? अब देखिए सर, रिडबर्ग इक्वेशन, एनर्जी का जो फॉर्मूला है मेरे बच्चों, -2 पाई स्क्वायर या m e raised to the power 4 k स्क्वायर, आई एम सॉरी, ठीक है, e raised to the power 4 k स्क्वायर डिवाइड बाय h स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पिछली बार सुना हुआ है। अब जब डेल्टा ई निकालोगे मेरे बच्चों तो डेल्टा ई क्या होगा? E2 माइनस E1 या En2 माइनस En1। मतलब मैं इलेक्ट्रॉन को N1 स्टेट से N2 स्टेट में ले जाऊंगा बेटा, तो डेल्टा ई 2 बार लिखना पड़ेगा। एक बार आप बच्चों की तरह से लिखोगे E1, ठीक है, E1, फिर आप एक बार लिखोगे E2। तो जब E1 E2 लिखोगे तो यहां पर बस केवल ये सारे कांस्टेंट है बेटा, Z हाइड्रोजन के लिए 1 है, तो आप 2 बार, एक बार N1 एक बार N2 लिखोगे। तो आप जब डेल्टा ई निकालोगे मेरे बच्चों तो वो हो जाएगा En2 माइनस En1। ये जो डेल्टा ई है उसके लिए आप इस फॉर्मूले को 2 बार लिखो और डिफरेंस निकाल लो, बीच में कॉमन ले लो मेरे बच्चों। तो कॉमन लोगे तो -2 पाई स्क्वायर m e raised to the power 4 k स्क्वायर बाई h स्क्वायर, ये कॉमन ले लो। z स्क्वायर भी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, अब इस सिचुएशन में जो डेल्टा ई है
वो भी हमारा पहले स्टडी किया हुआ है, उसको बोलते हैं एच सी बाई लैम्डा। आप एच सी को इधर ट्रांसफर कर दो बेटा, तो ये जो एच स्क्वायर था एच सी से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा एच क्यूब इंटू सी। तो 1/λ आपका बहुत सारे कांस्टेंट टर्म में आया, जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब तुम इन सारे कांस्टेंट को देखो, z का यूनिट नहीं होता, n का यूनिट नहीं होता, इन सारे कांस्टेंट यूनिट वही आएगी जो 1/λ की आती है। लैम्डा मेरे बच्चों हम सेंटीमीटर या मीटर या एंगस्ट्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो अपन सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो 1/λ आपका जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स में आएगा। ठीक है, तो ये सारे कांस्टेंट को आप एक नया कांस्टेंट बनाते मिलाकर, जिसका नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या नाम है बेटा? रिडबर्ग कांस्टेंट। तो 1/λ इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और उसमें 1/λ को हम कई बार वेव नंबर भी बोलते हैं। तो वेव नंबर 1/λ के बराबर होता है, हमने पहले भी सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। ठीक है, वीडियो नॉट बैक हो रही, क्या है भाई ये मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, लैम्डा यहां वेवलेंथ, वेवलेंथ का इनवर्स आपका वेव नंबर होता है, जेड एटॉमिक नंबर है मेरे बच्चों। यहां जो आर एच है, कुछ ऑथर उसको आर भी लिखेंगे, उसका नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट। एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू दी जाएगी। इस आर एच का यूनिट वही आएगा मेरे बच्चों जो 1/λ का यूनिट है। तो 1/λ का जो यूनिट होगा वो ही यूनिट ऑफ आर एच के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट सारे रखने के बाद ये आता है ऑलमोस्ट 109677 है, कुछ ऑथर 178 ऐसे लिखते हैं। तो 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, यूनिट ध्यान रखें, सेंटीमीटर इनवर्स। पॉसिबली मेरे अनुभव के आधार पर एग्जामिनर को ये वैल्यू देनी चाहिए आपको। मासूम बच्चों से कितना याद करवाओगे आप, तो मेरे ख्याल से वो दे देंगे आपको एग्जाम में। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट का जो यूनिट है वो आ रहा है इन टर्म, मैच कर रहा है किससे? वेव नंबर से। तो इसकी यूनिट एक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी थोड़ी देर पहले आपने देखी थी कि रिडबर्ग कांस्टेंट 13.6 ईवी के बराबर होता है, वो अलग है, उसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ये इस समय आर एच जो है वो इतने सारे कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन के बराबर है। तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो इस आर की जो यूनिट है वो आपकी मैच करेगी 1/λ की यूनिट से। तो ये आ जाएगा 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इसमें मेरे बच्चों n1 आपका लोअर एनर्जी लेवल है और n2 आपका हायर एनर्जी लेवल है। मतलब आप कहीं 1 से 2 में जा रहे हैं, या 2 से 3 में जा रहे हैं, या 3 से 4 में जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉन को जब भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में प्रमोट करते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। whenever electron transition takes place from lower energy state to higher energy state, energy is required। वो अभी भी कैलकुलेट करके सिखाई कि एनर्जी कितना देना पड़ेगा बेटा, वो आप डिसाइड करो कि इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 में ट्रांसफर कर रहे हो, या 2 से 3 में, या 3 से 4 में। ये सारी बातें बताई थी। तो आपको बताया था मैंने, 1 से 2 में ट्रांसफर करोगे इतनी एनर्जी लगेगी। ये देखो एरो बना रखा, फर्स्ट क्लास डायग्राम। 2 से 3 में ट्रांसफर करोगे, फिर 3 से 4 में। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। तो ये जो फॉर्मूला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नियर फ्यूचर में ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूलों में से एक होगा। ओके, अच्छा, इसमें भी 1/λ को हम क्या बोलते हैं? न्यू बार वेव नंबर। अगली स्लाइड पे आ जाएगा, आई होप सो। यस, न्यू बार वेव नंबर ऑफ रेडिएशन। तो एग्जाम में केयरफुली पढ़ना मेरे बच्चों, वेव नंबर पूछा गया है या वेवलेंथ पूछा गया है, ध्यान देना जरूरी है। वेव नंबर जो है वो आपका हमेशा 1/λ के बराबर होता है। सो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर एच, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? रिडबर्ग कांस्टेंट, जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन को n1 से n2 में अगर आप
प्रमोट कर रहे हैं तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो इस फॉर्मूले से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब हम जब इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने की बात करते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, और यही डेल्टा ई नेगेटिव हो जाता है कब, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे ट्रांजिशन होता है। तो आराम सुनिएगा, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरते हैं तो दोनों एनर्जी शेल के बीच का जो गैप है उस वही एनर्जी का रेडिएशन रिलीज होगा। जैसे आराम से देखो मेरे बच्चों, वापस आओ इधर, ये देखो हम एनर्जी दे रहे हैं अलग बात है, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरेगा मेरे बच्चों, ऊपर से नीचे गिर रहा है ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में एनर्जी रिलीज होगी। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जब ऊपर से कहीं नीचे की तरफ गिरेगा तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, रेडिएशन एब्जॉर्ब। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो वो नीचे से ऊपर ट्रांसफर होगा, और जब वो ऊपर से नीचे गिरेगा तो वो रेडिएशन रिलीज करेगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ये मैंने लास्ट क्लास में बताया थे, डेल्टा ई प्लस और माइनस के मतलब क्या है। डेल्टा ई मीन्स फाइनल, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। प्लस का मतलब होता है, डेल्टा ई प्लस मतलब एनर्जी देनी है, देना है, और यही डेल्टा ई नेगेटिव का मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है। दैट्स ऑल। फॉर्मूला वही रहेगा, डेल्टा इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा या डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू। घबराने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा ई प्लस माइनस के मतलब लास्ट क्लास में बताए थे, दोबारा देखो प्लस का मतलब क्या निकल रहा है, एरो बना के फर्स्ट क्लास समझा रखा है। और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो मान लो इलेक्ट्रॉन को आप सेकंड से 1 में गिरा रहे हैं, तो अब 10.2 ईवी का रेडिएशन, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेडिएशन रिलीज होगा, और ये इलेक्ट्रॉन को दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा। बहुत बेसिक चीजें हैं, एक दो बार रिवीजन करते हैं, दिमाग में एकदम छप जानी चाहिए कि हाँ सर डेल्टा ई प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है। जो रिवीजन नहीं करेंगे वो बहुत जल्दी न केवल फिजिकल केमिस्ट्री में, हर सब्जेक्ट में धीरे धीरे पीछे होते जाएंगे, उनका बैकलॉग बढ़ता जाएगा, उनका इंटरेस्ट कम होता जाएगा, कंपटीशन से धीरे धीरे बाहर होते चले जाएंगे। तो इसलिए हमेशा क्लास में ध्यान से सुनो, टाइप कम करो, ध्यान से सुनो, चीज़ों को समझने की ट्राई करो, फिर क्लास के जब खत्म हो जाए पीडीएफ फाइल देख लो, उसके अकॉर्डिंग उसको समझकर अपने नोट्स बनाओ। जब आप दोबारा पीडीएफ से नोट्स बनाएंगे या नोट्स बनाएंगे उस समय आपका रिवीजन वैसे हो जाएगा कि आप पढ़कर समझकर नोट्स बना रहे होंगे। तो ये आपके ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, आगे चलते। अब देखें सर, हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी हाइड्रोजन एटम, जब इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बच्चों कहीं ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं तो कहां गिरेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे जो क्लोजेस्ट शेल है या फर्स्ट ऑर्बिट है वहां अगर गिरेगा, उसके आगे तो गिरेगा भी नहीं क्योंकि उसके बाद तो न्यूक्लियस आ जाएगा। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गिरता नहीं, निल्स बोर मॉडल के हिसाब से मॉडल स्टेबल होता है। तो न्यूक्लियस के सबसे क्लोजेस्ट जो शेल है उसका नाम है फर्स्ट ऑर्बिट, जिसको आप शेल की टर्म में के शेल बोलते हैं। तो whenever electron transition takes place from any higher energy state to ground state or you can say first orbit, तो उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, n का वैल्यू 1 है, इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी भी हायर स्टेट से, देखो मेरे बच्चों 2 से 1 में गिरे, 3 से 1 में गिरे, 4 से 1 में गिरे, 5 से 1 में गिरे, 6 7 कहीं से भी गिराओ, 7 के आगे से भी ले सकते हैं मेरे बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से अगर n इज इक्वल टू 1 पर गिर रहा है मेरे बच्चों तो इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। ये सारे साइंटिस्ट हैं जिनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे सीक्वेंस में, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फीफंड, हम्फ्री, सब याद करने पड़ेंगे आपको, है ना। तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट में हो, वो ग्राउंड स्टेट में अगर गिर गया तो लाइमन सीरीज। अगर बामर सीरीज की बात करें तो उसमें आपके लिए n का वैल्यू 2 हो जाता है। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट।
सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो एक एक वैल्यू आप ऐड करते जाना, ठीक है, कॉमन सेंस है। फिर थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी मेरे बच्चों अगर 1 पर गिर रहे हैं, कहीं से भी गिरे, कहीं से भी गिरे, तो 1 से गिरेंगे लाइमन, फिर 2 पे गिरेंगे तो बामर। आराम से देखिए, पास्चन के लिए n का वैल्यू 3 होगा, ब्रैकेट के लिए 4 होगा। मतलब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन गिरे, वो अगर 4 पर गिर गए तो ये आपका ब्रैकेट सीरीज। पी फंड के लिए 5, N6 हम्फ्री का जिक्र एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, तो चांसेस बहुत कम है कि आपको हम्फ्री के बारे में पूछा जाए। ये 7 के आगे और भी हो सकते हैं, वो अपन ने रोक दिए। आप 8 से गिराओ, 9 से गिराओ, 10 से गिराओ, इनफाइनाइट से गिराओ, सर कहीं से भी गिराओ आप, इलेक्ट्रॉन कहां गिरेगा उसके हिसाब से सीरीज के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। मतलब इजी लैंग्वेज में समझो, इलेक्ट्रॉन जब 7 से मान लो 1 पे गिर रहा है, तो किस वेवलेंथ का रेडिएशन या एनर्जी वो इमिट करेगा, वो हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। तो अब लाइमन सीरीज में हम ये सीख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरेगा तो नीचे गिरने की लिमिट फिक्स है कि उसको 1 पे ही गिरना पड़ेगा। तो अब ये जो रेडिएशंस निकलेंगे वो लाइमन सीरीज से रिलेटेड रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कभी भी ऊपर से अगर n=2 पर गिरेंगे तो ये बामर सीरीज कहलाएंगे। मतलब इन रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है वो बामर सीरीज को बिलोंग करेगी। अगर वो 3 पर गिरेंगे तो वो जो भी इलेक्ट्रॉन मान लो 5, 6, 7, 8, 9 से गिर रहे हैं, अगर वो 3 पर गिर रहे हैं तो उन अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशंस का रेंज ब्रैकेट सीरीज के अंदर माना जाएगा। तो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री, ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, और वो भी इसी सीक्वेंस में। इसका कोई ऑप्शन नहीं। कोई बच्चा बोले क्यों, मत कर भाई, एग्जाम में नहीं जाना तो तेरे को पास नहीं होना। तो यहां पर ये साइंटिस्ट को ऑनर दिया गया कि सर इलेक्ट्रॉन के जब ट्रांजिशंस होंगे तो उनके वेवलेंथ किस रीजन में जाएंगे। तो हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रही है। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर ये हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं। ये देखो, कुछ लोग जो हैं वो मानते नहीं है। आपको लाइम, बस ये हम्फ्री भी याद करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नाम नहीं है, तो इसके आगे साइंटिस्ट के नाम नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री। हम्फ्री भी आपसे पूछते नहीं है ना, आप एनसीईआरटी खोलोगे ना पी फंड तक खत्म हो जाएगा मामला। तो बस इतने ही याद करना है आप, ठीक है। चलिए अब देखिए स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में गिरेंगे, n1 का वैल्यू 1, तो ये n2 की वैल्यू चाहे वो 2 से गिरे, चाहे 3 से गिरे, चाहे 4 से गिरे, चाहे वो इनफाइनाइट से गिरे, 1 पर गिरना चाहिए। तो इस समय जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिर रहा होगा, जिसमें आपका n1 का वैल्यू फिक्स है 1, और वो 2 से आए, 3 से आए, तो ये जो रेडिएशंस निकलेंगे, क्यों, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिर रहा है बच्चों, तो रेडिएशंस रिलीज करेंगे। तो इन रेडिएशंस का रीजन होता है अल्ट्रावायलेट। आपने कुछ समय पहले मेरे साथ में ये सब पढ़े हुए हैं, रेडियो वेव क्या होती हैं, यूवी वेव्स क्या होती हैं, विजिबल क्या होती हैं, इंफ्रारेड क्या होती हैं, सब पढ़े हुए अपन, एक्सरे, गामा रेज वगैरह। तो ये आपको रीजन याद करने पड़ेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिर रहा है और लिमिट फिक्स है कि वो 1 पर ही गिरेगा, 1 पर ही गिरेगा, तो इस समय जो भी ट्रांजिशंस हो रहे हैं उन सब के वेवलेंथ आपके हाइड्रोजन एटम के लिए अल्ट्रावायलेट रीजन में जाएंगे। किस में जाएंगे, अल्ट्रावायलेट रीजन में। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से बामर सीरीज मतलब 2 में गिर रहे हैं, 2 का मतलब फर्स्ट एक्साइट स्टेट, तो बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन का 2 पर गिरना कंपलसरी है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहीं से भी गिरे, अगर ये 2 में गिर रहे हैं, 2 पर गिर रहे हैं मेरे बच्चों, तो ये रेडिएशंस जो निकलते हैं ये आपको ह्यूमन आइज से नजर आते हैं। ये एक, इसको बोलते हैं विजिबल रेंज। क्या बोलते हैं बेटा, विजिबल रेंज। अगर इलेक्ट्रॉन
हायर एनर्जी स्टेट से एन की वैल्यू 3, जिसको हम पास्चन सीरीज बोलते हैं, तो कहां से गिर सकते हैं? 4 से, 5 से, या 6 से, या 7, 8, 9, 10 इन्फिनिटी, कुछ भी गिरे, कहीं से भी गिरे, 3 पर गिरेंगे तो जो रेडिएशन हैं ये इंफ्रारेड को बिलोंग करेंगे। आई आर आई आर आई आर, बाद में सब सारे आई आर हैं, और चाहे तो यहां पर आकर आप फार इंफ्रारेड बोलते हैं, मतलब और ज्यादा दूर। तो ये रेडिएशंस अलग अलग हैं, रेडिएशंस के रेंज अलग अलग होते हैं। आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने पड़ेंगे। तो लायमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफर्ड, हम्फ्री। तो इस तरीके से इनके लिए आपको क्या रीजन होते हैं, कौन से रेडिएशंस किस रेंज में जाएंगे, वो आपको ये पूरा टेबल याद करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लायमन और बामर, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। यूवी और विजिबल रेंज, विजिबल रेंज की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए वो पहले क्लास में कॉपी में लिखा रखें, दोबारा पढ़ के देखिएगा, मजा आएगा। तो ये मेरा जो क्लेम है, जो मैं बोल रहा हूं, वो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। इनको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन। ये सारी रेंज आपकी हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड हैं, ध्यान रखना। आईआर क्या है, सुन कहां रहा है, टाइप करे जा रहा है बस नहीं। एक बच्चा कह रहा है क्लास कट रही है, क्लास कट रही है मतलब ये देखो, एक बच्चा देखो अलग ही दिमाग नहीं लगा रहा है, सर हमें कैसे पता लगे इलेक्ट्रॉन कहां गिर रहा है? अरे भाई एग्जामिनर बताएगा, जब वो बोलेगा लायमन सीरीज इलेक्ट्रॉन 1 पे गिर रहा है, क्या मूर्ख आदमी है यार। आई आर क्या है ये देखो, एक और बेवकूफ को देखो, मैं बोल रहा हूं सुन नहीं रहा है वो। मैंने गुस्सा क्यों आती है इन बच्चों पे, तरस आता है, गुस्सा नहीं तरस आता है, सुनना ही नहीं चाहते हैं। जबकि मैं बोल रहा हूं आई आर का मतलब इंफ्रारेड, और देखो लिखा भी है मेरे बच्चों, देखो इंफ्रारेड आई आर, देखो आप लिखा हुआ है। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब सोचो इनकी कंसंट्रेशन का लेवल क्या है, इनकी सुनने की पावर क्या है, बच्चे अपने आप जज करेंगे। समझ रहे हो आप? कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ढंग से वो सुन नहीं रहे, बस यहां देखा टाइप कर दिया फटाफट, पढ़ना नहीं ढंग से, सुनना नहीं है इनको बेवकूफों को। ठीक है, ठीक है। तो ये लोग ऐसा था टाइम पास कर रहे हैं बेसिकली, मतलब सुनना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्या कर रहे हैं, भगवान जाने। तो ये क्या हो रहा है, बहुत शॉर्टकट में समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जब भी ऊपर से किसी लोअर एनर्जी स्टेट में गिरेंगे तो लोअर एनर्जी स्टेट का नाम फिक्स है। मतलब अगर वो 1 है तो लायमन सीरीज कहलाएगा, अगर कहीं से भी गिर रहे हैं 2 पर गिर रहे हैं, ऊपर से गिरेंगे कहीं से, तो वो लायमन के बाद बामर सीरीज। ये नाम सीक्वेंस में याद होना चाहिए, लायमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री। ये नाम आपको सीक्वेंस में याद करना है, एटलीस्ट पी फंड तक जरूर याद करें, बिकॉज एनसीईआरटी में इनका जिक्र है। तो एनसीईआरटी में जिसका जिक्र है उसकी आपको फिक्र करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे बच्चों आगे बढ़े। ये सारे रेडिएशंस के नाम हैं, आपने सुने हुए हैं पहले, और जो बेवकूफ लोगों ने पढ़ाई नहीं करी वो अभी पूछ रहे हैं कि ये कौन से रेंज होती हैं, विजिबल क्या होता है, क्या होता है। तो आप समझदार हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे अपन। तो हमने पहले ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में सुना था, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रो रेडिएशंस, मैक्सवेल थ्योरी के अंदर सुना था। लाइन से लिखा था अपन ने सबको सीक्वेंस में, कि उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए या वेवलेंथ गिरते हुए, ये सारा हम क्लास में पहले कवर कर चुके हैं। इसीलिए बोलता हूं मेरी क्लास में बिना रिवीजन करे मत आया करो। ये चैप्टर बेवकूफों के लिए नहीं बना है, ये चैप्टर उन लोगों के लिए जो प्रॉपर पढ़कर रिवीजन करके क्लास में आते हैं। तो इट्स माय वेरी सिंपल एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू, if you are very sincere aspirant of IIT JEE Main as well as advanced, come after preparation, prepared your notes and revise your notes also every day revise your notes. और देखो मेरे बच्चों, अब हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्स के लिए। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/λ R² 1/N1² - 1/N2²। ठीक है, अब ऐसे केस में हम N2 की वैल्यू क्या लेंगे मेरे बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। भाई लाइमन, बामर, पास्चन आप जैसे बोल दोगे तो N1 की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो N2 की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम? तो आप दो अलग अलग बातें कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं लैम्डा मिनिमम निकालने की, और एक बात करेंगे लैम्डा मैक्स निकालने की। इनको हम सीरीज के मैक्सिमम या मिनिमम वेवलेंथ के रेडिएशंस भी बोलते हैं। अब देखो मेरे बच्चों,
ये n1 की वैल्यू तो लाइमन बामर पास्चन बोलते ही फिक्स हो जाएगी। अब n2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर? तो n2 की वैल्यू देखो, एक तो होना चाहिए कि n2 की जो वैल्यू है वो अगर इंफिनिटी हो जाए। अब देखना, n2 की वैल्यू अगर इंफिनिटी होगी मेरे बच्चों, तो इंफिनिटी को हम सिंपल 1/0 लिख सकते हैं, तो ये होल टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो ये होल टर्म अगर 0 हो गया तो आपका 1 बाई जो लैम्डा है, 1 बाई लैम्डा, वो बच्चों मेरे क्या आ रहा है, 1 RZ² अपॉन 1/n1² माइनस 0। तो अगर आप इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करोगे तो सिंपल मैथमेटिक्स है कि आपका 1 बाई लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। और 1 बाई लैम्डा जहां मैक्सिमम होगा वहां पर लैम्डा अपने आप ही क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम हो जाएगा। मैथ्स आनी चाहिए सिंपल कि 1 बाई लैम्डा अगर मैक्सिमम होगा तो उस सिचुएशन में लैम्डा आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम के लिए इलेक्ट्रॉन को आप इनफाइनाइट से गिराएंगे। तो यहां देखो n2 की वैल्यू, ये ब्रैकेट में इनफाइनाइट लिखा हुआ है बेटा, ये होनी चाहिए। तो आपने इसको 1/n1² माइनस 1/n2², इसको आपने 0 लिख दिया बेटा। तो सीधा सीधा 1 बाई लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू RZ² अपॉन n1², या लैम्डा मिनिमम लिख दिया, इसको रिवर्स करके लिख दिया। इन फॉर्मूलों को रटने की बजाय बिल्कुल बेसिक लेवल पे सीखो कि सर मेरे पास दो अलग अलग लैम्डा आने चाहिए, एक एक्सट्रीमली हाई और एक एक्सट्रीमली लो। तो कैसे निकलेगा? तो सिंपल मैथ्स, अगर 1 बाई लैम्डा की वैल्यू को मैक्सिमम चाहते तो उसमें से कुछ माइनस ही मत होने दो। तो माइनस नहीं होने देने का तरीका है कि n2 को इन्फिनिटी कर दो। n2 इन्फिनिटी करते ही 1/0 लिखोगे, पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और 1 बाई लैम्डा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तो मैथ्स आती होगी, तो लैम्डा की वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि 1 बाई लैम्डा, लैम्डा इनवर्स होते हैं भाई साहब, ये तो समझ में आता होगा हर आदमी को, मैथ्स आती होगी। तो 1 बाई लैम्डा जिसको आप मैक्स बोल रहे हो, उस सिचुएशन में आपका लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। तो इसको आप बड़े इत्मीनान से ऐसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लैम्डा मिनिमम लाना हो तो मैथ्स आती है कि लैम्डा मिनिमम के लिए 1 बाई लैम्डा मैक्स होना चाहिए। अब लैम्डा मैक्स चाहिए तो 1 बाई लैम्डा मिनिमम चाहिए। तो क्या माइनस करूं सर? तो माइनस करने के लिए n1 से अगला जो नंबर है वो उसको बोले कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो वो होगा n2 की वैल्यू n1+1 होनी चाहिए। तो n2 की वैल्यू अगर आप n1+1 लोगे मेरे बच्चों, तो इसमें से 1/n1² में से 1/n2² की आप एक डेफिनेट वैल्यू माइनस कर रहे हैं। ये वैल्यू आप जितनी ज्यादा माइनस करेंगे 1 बाई लैम्डा की वैल्यू उतनी ही मिनिमम आएगी। ये वैल्यू जितनी मिनिमम आएगी मेरे बच्चों, लैम्डा उतना ही आराम से 1 बाई लैम्डा अगर सबसे कम होगा तो उस सिचुएशन में लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। सिंपल मैथमेटिक्स। तो n2 की वैल्यू आप जब चाहें n1+1 रख देंगे। मैंने यहां रखी नहीं है, मैंने ऐसा क्यों करा है उसका रीजन है कि जेई मेन में कभी कभी वो सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स या लैम्डा मैक्स, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम n2 टू n1। फॉर्मूला क्या है? तो ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा। और इसमें आप चाहें तो n2 की वैल्यू को n1+1 भी रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, नहीं तो हम कैलकुलेट कर लेंगे अभी सीरीज के हिसाब से, डोंट वरी। तो सीरीज के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। सीरीज क्यों बोल रहा हूं? n1 की वैल्यू तो सीरीज के हिसाब से ही फिक्स होगी। लाइमन में n1 की वैल्यू 1, बामर में n1 की वैल्यू 2, लाइमन बामर पास्चन में 3, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट के बाद पी फंड का हमफ्री याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लाइमन से एटलीस्ट पी फंड तक की सीरीज के नाम याद करें, है ना। अब इसको सिंपल मैथ्स की फॉर्म में आगे चलते हैं कि अगर आप सीरीज की बात कर रहे हैं तो लास्ट लाइन और एक है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को आप कॉन्जिक्यूटिव शेल से गिरा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट लाइन जहां आपने कहा था कि मैं इलेक्ट्रॉन को गिरा रहा हूं, आराम से देखिए 1 बाई लैम्डा आर जेड की वैल्यू RZ² 1/1² माइनस 1/2²। ये देखो मेरे बच्चों, तो 1 बाई लैम्डा की वैल्यू यहां पर आएगी RZ²,
फिर 1 में से आप 1/4 माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/लैम्डा आर जेड स्क्वायर इंटू 3/4 आएगा। तो लैम्डा जो है मेरे बच्चों वो रिवर्स कर दो, 4/3 R Z² आएगा। तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि इनको रटो मत, ये एग्जाम में जब जरूरत पड़ेगी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और लाइमन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू 1 है, लैम्डा जिसको हम लास्ट लाइन भी बोलेंगे, ये 1/RZ² क्यों आ रहा है बेटा? उसका रीजन बहुत सिंपल है, 1/लैम्डा RZ² 1/1² माइनस 1/∞²। तो ये क्या हो जाएगा, 1/लैम्डा इज इक्वल टू RZ², दैट्स ऑल, ये आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम कि सर आपका जो लैम्डा है वो 1/RZ² आ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लैम्डा मिनिमम और इसको बोलते हैं लैम्डा मैक्सिमम। रीजन क्या है, दो बार बता दिया मैथ्स की लैंग्वेज में, है ना। तो आप किसी के लिए भी, लाइमन, बामर, पास्चन, उनके लिए कभी भी कैलकुलेशन करना चाहें तो आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं मेरे बच्चों। क्या कर सकते हैं, आपको जब इच्छा हो तब आप कैलकुलेशन कर लें 1/RZ² से। ठीक है, तो n की वैल्यू आपको एडजस्ट करनी पड़ती है हर बार, लाइमन, बामर, पास्चन के लिए। ठीक है ना सर, क्या ये डेरिवेशन याद करने पड़ेंगे? नहीं, मैं ऐसा बोलता हूं कि आपको मैंने जो लॉजिक बताए आराम से बिल्कुल बेसिक है कि सर 1/लैम्डा का फॉर्मूला ये होता है, ये सबको याद होना चाहिए। ठीक है, एकदम क्लियर। अब इसमें से जो मैंने रीजन बताया वो समझो ना, कि n2 की वैल्यू को इन्फिनिटी रखोगे तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपका 1/लैम्डा मैक्सिमम आएगा, तो लैम्डा मिनिमम आएगा। वेरी सिंपल। अब इसका रिवर्स करो कि अगर आपको लैम्डा मैक्स निकालना हो तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू को माइनस करो, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जो n1 से एक वैल्यू ऐड कर दो उसको बोलते हैं n2, तो n2 का वैल्यू n1+1 आएगा। तो ये आपको यहां देखो ना, ये लिख तो रखा है n2 का वैल्यू n1+1 और ये n2 का वैल्यू इन्फिनिटी। तो ये जो फॉर्मूले आ रहे हैं वो सारे इसी फॉर्मूले की देन है। तो जिस बच्चे का रिवीजन प्रॉपर है, जो समझ रहा है, वो बोलेगा मैं इस फॉर्मूले सर सारे बना लूंगा मैं तो। हाँ, यस यू कैन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मान लो बच्चे से बिल्कुल ही दिमाग एग्जाम में जाके गड़बड़ हो रहा है, तो तू एक काम कर, एक बार n2 के लिए इन्फिनिटी रख ले, एक बार n2 के लिए n1+1 रख ले एग्जाम में, तो अपने आप पता लग जाएगा तेरे कौन सा लैम्डा कम है और कौन सा लैम्डा ज्यादा है। तो अपने आप बता देगा मैथमेटिकली लैम्डा मैक्स कौन है और लैम्डा मिनिमम कौन है। अगर मैथ्स भी बिल्कुल पुअर हो गई, भूल ही गए एग्जाम में, कॉन्सेप्ट से हिले हुए हैं, प्रॉपर पढ़कर नहीं गए, तो सारी चीजें यहां से आ जाएंगी। ठीक है, तो इनको मैं रटने के लिए मना करता हूं बच्चों को। कहां तक रटोगे बेटा इनको, कोई बच्चा रटने बैठेगा कहां तक याद करेगा भाई? तो क्यों याद कर रहा है भाई? तू फॉर्मूले पे आ और फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख और उसके अकॉर्डिंग बात कर मेरे लाल। तो आपको किसी के लिए भी अगर ये कैलकुलेट करने हो, जैसे मान लो पास्चन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, आराम से देखो मेरे बच्चों, 1/लैम्डा RZ², आराम से देखना मेरे बच्चों, 1/n1²। अब पास्चन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू 3 है, सामने देखते रहो मेरे बच्चों, माइनस 1/, अगर हम लैम्डा मिनिमम निकाल रहे हैं, सामने देखो मेरे बच्चों, RZ² 1/3² पास्चन सीरीज है, माइनस 1/∞ का स्क्वायर करोगे मेरे बच्चों, 1/∞ का मतलब ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो आपका 1/लैम्डा जो मिनिमम है वो हो जाएगा बेटा RZ²/9, और यू कैन से लैम्डा मिनिमम, इसको रिवर्स कर दो बेटा, 9/RZ²। और हाइड्रोजन एटम बोलती जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आप आराम से लैम्डा मिनिमम को 9/9 क्या कर लोगे मेरे बच्चों, 9/R हो जाएगी, जेड की वैल्यू फिक्स हो जाएगी हाइड्रोजन एटम के लिए। तो आपको मैंने इसमें जेड का वैल्यू 1 आप रख दीजिएगा हाइड्रोजन एटम के लिए। लेकिन कल को अगर एग्जामिनर ने मान लो मेरे बच्चों किसी के लिए पूछ लिया कि आप तो सब लैम्डा निकालो मैक्सिमम मिनिमम, तो वो किसी और के लिए भी आपको कैलकुलेट करवा सकता है। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज He+, Li2+, B3+, B4+, इस तरीके से।
तो आपको बस ये समझना है कि लैम्डा मिनिमम के लिए मैं 0 को माइनस करूंगा, और लैम्डा जो आपका मैक्स है उसके लिए मैं कॉन्जिक्यूटिव शेल के नंबर को n2 की वैल्यू को n1 प्लस 1 रखकर सॉल्व करूंगा। मेरा आंसर आएगा फर्स्ट क्लास। मैं बार बार हर फॉर्मूले को ऐसे कहां तक रटूंगा बेटा, ये अभी आ रहे हैं, कल को एग्जामिनर ने B3+ के लिए पूछ लिया, किसी बच्चे से लिथियम के लिए पूछ लिया, तो बिना टेंशन के यहां से इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है सर, इस चैप्टर में से जेई मेंस में कितने मार्क्स का आता है नहीं कह सकते हैं, जनरली एक क्वेश्चन आता है। और बोलो, डेरिवेशन कैसे आएंगे एग्जाम में भाई? डेरिवेशन कैसे आएंगे? आपके तो पेपर ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होते हैं, कंप्यूटर पे लिखा होता है, आपको थोड़ी प्रूव करने होते हैं डेरिवेशन, है ना? ठीक है मेरे बच्चे, डेरिवेशन कैसे करेगा रे? ठीक, और सुनो भाई साहब, और सुनो रे मेरे लाल। अब लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज में ध्यान रखने वाली चीज ये है मेरे लाल मेरे बच्चों, कि जब भी बोला जाएगा कि लाइमन सीरीज में फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन हो रहा है, किसका हो रहा है? फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन। नाम याद करने पड़ेंगे मेरे बच्चों, फर्स्ट लाइन और एल्फा लाइन ट्रांजिशन। लाइमन सीरीज में n1 का वैल्यू फिक्स होता है 1, ध्यान रखें। जैसे यहां मैंने आपको पहले भी सिखाया था, n का वैल्यू 1। इसको मेरे बच्चों अदर लैंग्वेज में एग्जामिनर ग्राउंड स्टेट भी बोलेगा। तो मैंने जैसा आपको पहले सिखाया था, इलेक्ट्रॉन n = 2 से भी गिर सकता है इसके ऊपर, 3 से भी गिर सकता है, n की वैल्यू 4 से भी गिर सकता है बेटा। आप बोलोगे हाँ सर। तो ये देखो मेरे लाल, इलेक्ट्रॉन जब भी हम लाइमन सीरीज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गिरे वो 1 पे गिरना चाहिए, पहली बात। n1 का वैल्यू 1, यहां पे गिरना कंपलसरी कंडीशन है। अब इलेक्ट्रॉन अगर 4 से गिरता है यहां पर, यस सर। 3 से गिरता है, यस सर। 2 से गिरता है, यस सर। तो फर्स्ट लाइन और एल्फा लाइन मतलब ये आपका जो रेडिएशन रिलीज होगा, सामने देखो मेरे बच्चों, ये जो रेडिएशन रिलीज होगा, रेडिएशन रिलीज्ड या फोटोन रिलीज्ड, ये कहलाएगा रेडिएशन रिलीज कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लाइन और एल्फा लाइन ट्रांजिशन। इसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन। आराम से देख लो, तो आपके दिमाग में ये भी बैठना चाहिए बिना रटे कि फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन का मतलब क्या है सर। हाँ, ये याद करना पड़ेगा कि उसको, ये बहुत पॉपुलर नहीं है, बट अल्फा बीटा गामा ये बहुत पॉपुलर नहीं है, बट फॉरेन के कुछ एक दो ऑथर हैं जिनकी बुक्स में ऐसा लिखा मिलता है, तो अपने को सेफ साइड पे जाने के लिए इनको याद करना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में गिरना चाहिए, कंपलसरी कंडीशन है। अगर वो 3 से गिर रहा है तो फिर वो कहलाएगा सेकेंड लाइन ट्रांजिशन। थर्ड से 1 पे गिर रहा है, सेकेंड लाइन। और अगर 4 से गिर रहा है तो उसको बोलते हैं थर्ड लाइन ट्रांजिशन। तो ये फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन, ये सेकेंड लाइन ट्रांजिशन मेरे बच्चों, ये थर्ड लाइन ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन हर हालत में 1 पर गिरना चाहिए, ठीक है। और अगर आपसे कभी भी एग्जाम बोलेगा लास्ट लाइन ट्रांजिशन और सीरीज लिमिट, तो सीरीज लिमिट का मतलब होता है सर इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट से 1 पे गिराइए। तो लास्ट लाइन और सीरीज लिमिट अगर एग्जामिनर पूछेगा कि लाइमन सीरीज में क्या होता है, कैलकुलेट वेवलेंथ फॉर सीरीज लिमिट इन लाइमन सीरीज, तो इस केस में सारे बच्चों को एग्जाम में 1/λ R(Z²) 1/1² - 1/∞² से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। 1/λ आएगा मेरे बच्चों R(Z²), दैट्स ऑल। तो इस तरीके से मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मान लो एग्जामिनर ने बोला
कैलकुलेट वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू सीरीज लिमिट इन लाइमन सीरीज। तो जैसे बोले कैलकुलेट वेवलेंथ, ठीक है, हम लेमडा की बात कर रहे हैं। फिर बोलता है सीरीज लिमिट इन लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज बोलते हैं n1 की वैल्यू 1 ट्यूबलाइट जलनी चाहिए। फिर सीरीज लिमिट लिखा मतलब n को आप n2 का इनफाइनाइट लोगे, तो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 1 पर गिरना चाहिए, उसको बोलेंगे लास्ट लाइन ट्रांजिशन और सीरीज लिमिट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ निकालोगे मेरे बच्चों लैम्डा, वो हो जाएगा 1/r/z²। ये आपका सही या करेक्ट आंसर होगा। हा, एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज लैम्डा। देखा कितने प्यारे बच्चे हैं, क्या नाम है इसका, अजीत कुमार सिंह। बेटा तू पढ़ भी क्यों रहा है, नहीं तू पढ़ क्यों रहा है बेटा, तू तो एलकेजी क्लास अटेंड कर, ठीक है ना, ठीक है मेरे बच्चे, पढ़ भी क्यों रहा है। देखो एक तो पूछ रहा है, एक मेरा प्यारा बच्चा क्या बोल रहा है कि लैम्डा क्या है बताइए आप, ये तो हाल है। ये हमारी क्लास में ऐसे बच्चे आते हैं, हाँ हाँ मुझे मालूम है, ये बच्चे उठ उठ के आते हैं, फालतू होते हैं, कुछ लोगों को भेजा जाता है क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए, ऐसे कुछ नेगेटिविटी के लोग भी होते हैं। अब बताओ एक बच्चा जो हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ने से पहले हमने वेव के बारे में सुना, तब से हम लैम्डा को यूज करते आ रहे हैं। आज एक प्यारा बच्चा जो कितना ब्रिलियंट है आप सोचो, आईआईटी में अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेगा, जो अब ये पूछ रहा है कि लैम्डा क्या होता है। आप सोचो आप, मतलब इनके पेरेंट्स बेचारे सोचते होंगे कि यार कैसे औलाद है मेरे, कैसे बच्चे मेरे, बताओ, जिनको मतलब इतना बुरा हाल है, उनको पता लग जाए ना तो इनकी कुटाई करें वो जम के, उसको बोलते हैं कंबल कुटाई। ऐसे बच्चों को पहले कंबल डाल देना चाहिए पेरेंट्स को, और फिर बड़े से इनको धोना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये उनके पैसों का अपमान कर रहे हैं, ये अपने माता पिता की मेहनत, उनके पैसे का बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं, नहीं, तो इन बच्चों का कुछ नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। ये देखो एक बच्चा नालायक क्या लिख रहा है, लोमड़ी का भाई है लैम्डा। अरे नालायक बदतमीज अविरल जैन ये तो मजाक करने लगा है, नहीं, ठीक है, ओके मेरे बच्चों, ओके। चलो भाई, एक क्या बोला, आई एम फीलिंग वीक ड्यू टू फैक्ट दैट आई एम सिक, व्हाट शुड आई डू। प्रॉपर डाइट लो और अपनी मेडिसिन वगैरह लो बेटा, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से डॉक्टर को दिखाएं, है ना, घबराएं नहीं, ठीक है। और खाना ना छोड़ें, जब आप खाना छोड़ते हैं कोई भी स्टूडेंट, जब तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग खाएं, लेकिन जितना बोले उतना जरूर खाएं, है ना। अगर आप खाएंगे नहीं तो एनर्जी बॉडी में आएगी नहीं, तो वीक पड़ जाते हैं, है ना। तो जहां डॉक्टर बोले कि अभी आपको 2 टैबलेट के बीच में गैप लेना है, भूखा रहना है, जैसा वो बोले वैसा करे बेटा, है ना, ठीक है, ओके, ठीक है मेरे बच्चे, है ना। आगे देखो, मेरा कमेंट नहीं जा रहा है, जा रहा है, रियान बोल तो सही, क्या बोलेगा। सर हाइड्रोजन के अलावा भी मेटल्स की वेवलेंथ होती है क्या। अरे मेरे बच्चे हाइड्रोजन के अलावा, अगर मैंने बच्चे ने पूछा, मैंने आंसर कर चुका हूं, हाइड्रोजन के अलावा बाकियों पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए। बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आप अगर किसी और पर अप्लाई कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको उसमें एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। इसीलिए तो बोला था मैंने, Li2+ लो, H के अलावा अगला कौन सा लोगे, Li2+ या He+ ले लो, या Be3+ ले लो, या Be4+ ले लो। इन सब पर आप नील्स बोर मॉडल के अकॉर्डिंग इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और सुनो सर, अगला अपने आप खुद बना लोगे कि लाइमन की जगह अगर बामर सीरीज लिखा होगा मेरे बच्चों, तो n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ सर, फिर वहां पर फर्स्ट लाइन या अल्फा लाइन के लिए n2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो आप 1 1 1 ऐड करते जाएं जब आप बात करेंगे कौन सी सीरीज की, बामर सीरीज की। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बामर सीरीज n1 का वैल्यू 2, फर्स्ट लाइन और अल्फा लाइन, बीटा लाइन या गामा लाइन जो भी पढ़े 3 4, बाकी मैंने कम कर दी। अब लास्ट लाइन या सीरीज लिमिट, ये हमेशा हर सीरीज के अंदर फिक्स रहेगा मेरे बच्चों कि आप इलेक्ट्रॉन को कभी भी अगर इनफाइनाइट से नीचे गिराएंगे तो जिस भी लेवल पे गिरे वो उस सीरीज के लिए
लास्ट लाइन या सीरीज लिमिट कहलाएगा। जैसे आपने बोला बामर सीरीज, तो इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट से 2 पे गिराओ, लाइमन बामर पास्ट चन में इनफाइनाइट से 3 पे गिराओ, इस तरीके से। ठीक है सर, व्हाट इज द जेई एडवांस टेस्ट सिलेबस? जब आएगा तो बता देंगे, बहुत सिंपल है, टिल टॉट, जितना पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे उतना आपका टेस्ट में आएगा। ओके, किसी को मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा लिख रहा है, कौन है ये? शौरेंद्र राणा। क्या लिखा? वाइब्रेंट। क्या इतना स्लो क्यों है? अरे कहाँ स्लो है भाई, पढ़ रहे हैं। आप अपनी औकात देखना, जब सेशन एंड होगा कि आपको कितना आता है बेटा, पता लगेगा अभी, है ना। आप सेशन के एंड तक पहुंचो, पहले नवंबर दिसंबर तक, तब मालूम चलेगा हमने कितना लेट स्टार्ट करा है। बट डोंट वरी, आपका सिलेबस टाइम पर हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री अपना आराम से कंप्लीट होगा इसी सेशन में, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। काहे का स्लो? कोई फास्ट नहीं, कोई स्लो नहीं। एक प्रॉपर रिदम होती सीनियर आदमी की, वो उस हिसाब से ले जाएगा। ठीक है, तो अगली बार लिखने से पहले 4 बार सोच लेना बेटा, नहीं तो कभी लिख नहीं पाएगा स्क्रीन पर। ठीक है, गलत बातें नहीं लिखो, जिनकी नॉलेज नहीं हो तो अपने हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। अरे अब देखो, एक बच्चा बोला होमवर्क कब दोगे? क्लास में आज आते ही, क्लास में आते ही मैंने होमवर्क लिखाया था मेरे बच्चों, तो ये बच्चे इसका लेट आ रहे हैं क्लास में। चलिए कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। लाइमन बामर पास्चन सीरीज में मेरे प्यारे बच्चों N1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। आप बोलोगे यस सर, तो अगले पार्ट आप खुद डिसाइड कर लोगे। फर्स्ट लाइन और अल्फा लाइन, N2 की वैल्यू 4, फिर आपकी सेकंड लाइन है बीटा लाइन, पास्चन सीरीज N2 की वैल्यू 5, ये हमेशा फिक्स रहेगी, 2-3 बार बोल चुका हूं, N2 की वैल्यू समथिंग। सर स्कूल के लिए रिडॉक्स कहां से पढ़ें? 12th क्लास में मैंने रिडॉक्स पढ़ा दिया, वहां से पढ़ ले मेरे बच्चे। ठीक है, आगे देखो मेरे बच्चे। अब देखो, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी मेरी बच्चों। क्या ग्राउंड स्टेट कभी भी बोला जाएगा? आज ही बताया, फर्स्ट शेल बताया मैंने बच्चों, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड शेल, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये याद करने मेरे बच्चों, एग्जाम में मेरे से कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मेरे से मतलब आपसे, कभी भी अगर nth एक्साइटेड स्टेट बोला जाएगा तो उसका मतलब n प्लस शेल की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, तो मेरे बच्चों इसका मतलब है n का वैल्यू 6 है। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। ये याद होगा, ये जिसको याद होगा वो आगे के खुद बना लेगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो एग्जाम में इसका ध्यान रखना है। फिफ्थ एनर्जी लेवल अलग होता है, जैसे फिफ्थ शेल। अब फिफ्थ शेल का मतलब अलग है मेरे बच्चों। अगर बोलेगा फिफ्थ शेल, तो फिफ्थ शेल में n का वैल्यू 5 है। लेकिन अगर बोल रहा है फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया सर n का वैल्यू इसमें 1 ऐड करो। क्यों? फर्स्ट शेल जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट शेल, के शेल बोलते हैं इसको अदर लैंग्वेज में। तो ग्राउंड स्टेट के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट। तो जब आप अभी अगली क्लास अटेंड करेंगे तो हम नंबर ऑफ रेडिएशन जब निकालना सीखेंगे, तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस रहेगी कि आप इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां गिरा रहे हैं और क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपने ऑलरेडी सुन लिया है के एलिमेंट शेल क्या होते हैं। के एल एम एन के लिए एन की वैल्यूज 1 2 3 4 होते हैं, उनको याद रखें। सबसे इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जब भी ग्राउंड स्टेट प्रेजेंट है, वेन एवर ऑथर इज राइटिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट, इट्स मीन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, जिसको हम आज की तारीख में के शेल बोलते हैं। ठीक है, आहा हा, आहा हा, अरे ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा। बामर सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू 2 पर गिरेगा, तो वो आपके लिए शेल का नंबर वही रहेंगे, शेल के नंबर चेंज नहीं होंगे। इजी लैंग्वेज में जब भी इलेक्ट्रॉन की एल शेल पे गिरेगा, एल का मतलब एन की वैल्यू 2 पर गिरेगा, तो उसको बोलते हैं हम सर बामर सीरीज। बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो, वो सेकंड शेल एल शेल में गिरना चाहिए। तो ग्राउंड स्टेट नहीं,
ग्राउंड स्टेट फिक्स हैं। आराम से इधर आओ। कोई बच्चा भूल गया, उसको याद दिलाता हूं मैं। रुक जाओ, भूल गया एक बच्चा। इधर देखो डायग्राम पे, ये देखो सामने देखो। ये बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते लिखते कम है, सुनते कम है। मैं फिर बोल रहा हूं, 4 बार बोल चुका क्लास में, सुनना सीखो। ये ढंग से सुनते नहीं है, कंसंट्रेशन पुअर है, फिर वही क्वेश्चन करते हैं। ये देखो आप, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट, सेकंड एक्सरसाइज स्टेट, सब कुछ लिखा हुआ है। इसका क्या नाम रखोगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, लाइक दिस। तो जो अभी पढ़ाया है उसको भी तुम याद नहीं रख पा रहे हो 1 घंटे में, फिर उसी क्वेश्चन की फॉर्म में पूछते हो, मेरे प्यारे बच्चे कैसे काम चलेगा। देखो इतना बड़ा डायग्राम बना रखा है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो इनको ज्यादा क्वेश्चन करने के बजाय पहले ढंग से सुनो, जो मैं कम से कम न जाने कितनी बार बोल चुका हूं। ढंग से सुनना सीखो, लिखो कम स्क्रीन पर, ज्यादा ज्यादा सुनो, बढ़िया से नोट्स बनाओ पीडीएफ फाइल से, और उनको रिवाइज। जब आप पीडीएफ फाइल से नोट्स बनाओगे, इट्स मीन आप उसको समझ के बना रहे हैं। अच्छे से बनाओगे, आपका बहुत बढ़िया प्रोग्रेस होगा टाइम के अकॉर्डिंग। नहीं तो आप जो अनाप शनाप में, किसी के नाम नहीं लूंगा, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ टाइम पास मनोरंजन चल रहा होता है, तो वो बच्चे भी फिर उसी तरीके से डेवलप होते हैं या अपने आप को एक तरीके से डिग्रेड कर लेते हैं। तो अपने को उन बच्चों में शामिल नहीं होना है, ठीक है। तो सिंसियरली पढ़ें, सुनना सीखें अच्छे से, और पीडीएफ फाइल के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाएं। नोट्स जब बनाएंगे तो इस बहाने आपका रिवीजन होगा, और आप उनको समझ कर बनाएं कि मुझे कितना लिखना है और कितना ज्यादा लिखने की जरूरत है, कुछ मुझे इसमें से हटा दूं मैं बार बार, मुझे कुछ चीजें रिपीट लग रही हैं, या इट्स योर चॉइस, ठीक है मेरे बच्चों। तो होमवर्क मैंने दे दिया है, फर्स्ट स्लाइड पर आते होमवर्क लिखा था, बार बार नहीं लिखूंगा। तो आप अगली क्लास में होमवर्क भी सॉल्व करके लाएंगे, और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय, ठीक है। जय हिंद, खुश रहो मेरे प्यारे बच्चों। अरे हाँ मेरे बच्चों, शीट अपलोड है। अरे शीट आपके उस पर अपलोड है ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, ठीक है। सो डोंट वरी, खुश रहो, मस्त रहो मेरे बच्चों।